नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश चंद, शैक्षिक योग्यता MA, MPhil, SET, NET, JRF, PhD हिंदी, BEd, MA, ED, NET शिक्षा शास्त्र। मेरा मोबाइल नंबर है 850 29 19 250। मेरे द्वारा लिखित एवं संपादित और साहित्य संचय प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित कुछ पुस्तकें हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पहली पुस्तक है बृहत हिंदी व्याकरण। बृहत हिंदी व्याकरण यह पुस्तक हिंदी भाषा के व्याकरण पर बहुत ही विस्तृत रूप में प्रस्तुत पुस्तक है। यह पुस्तक केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अनुदान से प्रकाशित हुई थी। यह एक प्रामाणिक पुस्तक है। इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में हिंदी भाषा के व्याकरण से संबंधित सभी विषय वस्तु को विस्तार से समझाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य में अलंकार योजना। यह पुस्तक हिंदी के व्याकरण के हर कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी पुस्तक है। ये दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य में अलंकार योजना। ये अलंकारों पर प्रस्तुत पुस्तक है। इसमें कुछ मेरे आलेख हैं, कुछ मेरे अध्याय हैं, कुछ अन्य विद्वानों के आलेख हैं इसमें। तीसरी पुस्तक है हिंदी कथा साहित्य विविध आयाम। चौथी पुस्तक है प्रेमचंद का कथा साहित्य। आज हम हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तर श्रृंखला प्रस्तुत करना जा रहे हैं। प्रश्नोत्तर श्रृंखला की इस कड़ी में वर्ण विचार के कुछ प्रश्नों के उत्तर व्याख्या विश्लेषण सहित समझाने का प्रस्तुतकरण करेंगे। पहला प्रश्न है, भाषा का मूलाधार क्या है? वर्ण, ध्वनि, लिपि, शब्द। हिंदी भाषा का मूल आधार क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई परीक्षाओं में आया भी है, आता ही रहता है। तो इसके चार ऑप्शन है, वर्ण क्या, ध्वनि, लिपि और शब्द। हम चार ऑप्शन के बाद संबंध में चर्चा करेंगे, व्याख्या विश्लेषण करेंगे, फिर इसका उत्तर देंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। अब हम देखते हैं। जैसा कि सभी हम जानते हैं, भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक और एक है लिखित रूप। मौखिक को उच्चारित या कथित रूप भी कहा जाता है। मौखिक भाषा का बोलचाल रूप है। मौखिक भाषा का बोलचाल रूप है। इसको स्थायी रूप देने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। इसको स्थायी बनाने के लिए मौखिक रूप को लिखित भाषा का विकास हुआ। अब हम देखते हैं ध्वनि क्या है। मनुष्य वाणी द्वारा उच्चारण करते समय जो स्वर या आवाज निकलकर सुनाई पड़ती है वह ध्वनि कहलाती है। मुंह से उच्चारित अ, आ, क, ख आदि सभी ध्वनियां हैं। भाषा अपने मूल रूप में ध्वनि पर आधारित है, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य ध्वनि को ही बोलता है, उच्चारित करता है। फिर ध्वनियों से ही वर्ण, शब्द, पद और फिर वाक्य बनते हैं। ध्वनियों को जो लिखा जाता है तो उन चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से पद बनते हैं और फिर वाक्य बनते हैं। अतः कह सकते हैं कि ध्वनि भाषा का मूलाधार है। अब हम देखते हैं वर्ण क्या है। ध्वनियों के लिखित रूप को, लिपि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्ण को ध्वनि चिन्ह या लिपि चिन्ह भी कह सकते हैं। लिपि का अर्थ है लिखना या लिखावट। लिपि का अर्थ है लिखना या लिखावट। किसी भाषा के लिखने का ढंग या तरीका लिपि कहलाता है। अतः लिपि भाषा का अंकन है। लिपि के द्वारा भाषा को अंकित करते हैं। शब्द क्या है? एक अथवा एक से अधिक वर्णों
या अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। शब्द क्या होगा? एक या अथवा एक से अधिक वर्ण या अक्षरों से मिलकर बनी हुई, स्वतंत्र, अपने आप में स्वतंत्र हो और वो सार्थक हो, इसका कोई ना कोई अर्थ हो, उस इकाई को शब्द कहते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ क्या पूछा है? भाषा का मूलाधार क्या है? भाषा का मूलाधार शब्द भी नहीं है, क्योंकि वो शब्द स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। अगर लिपि भी नहीं है, वर्ण भी नहीं है, तो भाषा का मूलाधार क्या है? भाषा का मूलाधार है ध्वनि। भाषा का मूलाधार है ध्वनि, तो इसका सही उत्तर होगा ध्वनि। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। भाषा की लघुतम इकाई है। भाषा की लघुतम मतलब सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या है? ध्वनि, पद, वाक्य, अर्थ। पहला ऑप्शन है ध्वनि, दूसरा पद, तीसरा वाक्य और चौथा अर्थ। हम इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। तो हम हम देखेंगे कि भाषा कहां से स्टार्ट होती है और कहां आकर के रुकती है। सबसे पहले मनुष्य किसका उच्चारण करता है? ध्वनि का उच्चारण। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण से अक्षर बनते हैं, अक्षर से शब्द बनते हैं, और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं, या वाक्य में प्रयोग करने के योग्य हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। और पद मिलकर के क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं, और वाक्यों से भाषा बनती है। ठीक, तो हम देखो ध्वनि। ध्वनि भाषा या मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्त वाक्य का छोटे से छोटा अवयव ध्वनि कहलाता है। मौखिक भाषा की इसलिए हम देखते हैं कि इनको ध्वनि, वर्ण, शब्द और उनको क्या कहते हैं? मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। तो लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण है, मौखिक की आधारभूत इकाई सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, लिखित की वर्ण है। तो भाषा की सार्थक इकाई शब्द होती है, और भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है। ये चारों पर अलग अलग तरह से, सब पर अलग अलग पर प्रश्न पूछा जाता रहा है, इसलिए इनको ध्यान रखना जरूरी है। चार ही बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस। अब कहेगा पद। पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त होने पर या प्रयोग के योग्य होने पर शब्द पद कहलाते हैं। जो शब्द हैं जब जिनको वाक्य में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के योग्य हो जाते हैं। प्रयोग करने के योग्य कब हो जाते हैं? इनमें प्रत्यय, विभक्ति, कारक आदि जुड़ जाते हैं, तब ये वाक्य प्रयोग के योग्य हो जाते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। वाक्य कैसा है? किसे कहते हैं? जो शब्दों का व्यवस्थित रूप हो। वो कैसे, शब्द भी कैसे होंगे? सार्थक हों, कोई ना कोई उनका अर्थ होगा। तो शब्द है तो उसका कोई ना कोई अर्थ होता है, तो अर्थ को क्या कहते हैं? शब्द के द्वारा जो प्रतीति होती है, शब्द द्वारा जो प्रतीति होती है, अर्थात शब्द से जो समझ में आता है उसे अर्थ कहते हैं। शब्द द्वारा जो प्रतीति होती है, जो आज समझ में जो कुछ आता है उसे अर्थ कहते हैं। अब हम प्रश्न पर चलते हैं। तो ये क्या होगा? भाषा की लघुतम इकाई क्या है? यहाँ भी ये भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है, ना तो पद है, ना वाक्य, ना अर्थ है। सबसे भाषा की सबसे लघुतम इकाई ध्वनि है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि है तो ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? उस ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण, शब्द, वाक्य, व्यंजन। पहला ऑप्शन है वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य और तीसरा है व्यंजन। अब इस पर भी कुछ हम चर्चा करते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को या लिपि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं
जिनके उच्चारण में, मुख विवर में या वायु मार्ग में किसी प्रकार की पूर्ण या अपूर्ण रुकावट उपस्थित होता है। यानी उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में, इनका उच्चारण करते समय मुख विवर में या वायु मार्ग में पूर्ण या अपूर्ण रुकावट उपस्थित होती है। और लिखित दृष्टि से व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता। इनके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता जरूरी, अर्थात ये स्वर के माध्यम से ही उच्चरित होते हैं, जैसे का, की, क्यू, के, कई, को, कऊ, इस तरीके से ये उच्चरित होते हैं। शब्द कैसे कहते हैं? एक अथवा एक से अधिक वर्ण या अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। एक या अधिक से अधिक अक्षर या वर्ण होंगे और वो भी कैसे होंगे? स्वतंत्र होंगे, और इनका कोई ना कोई, सब मिलकर के जब एक हो जाएंगे तो क्या होगा? इनका कोई ना कोई अर्थ होगा, तो उसको क्या कहेंगे? शब्द कहते हैं। और वाक्य, वाक्य शब्दों या पदों के समूह की उस इकाई को कहते हैं जो व्याकरण दृष्टि से पूर्ण हो, इसमें व्याकरण दृष्टि से कोई कमी ना हो और इसमें एक क्रिया अवश्य हो। कर्ता, कर्म और क्रिया, तो कहने का मतलब कर्ता होगा तो क्रिया भी होगी, एक क्रिया उसकी अवश्य हो उसमें। अब हम प्रश्न पर चलते हैं। तो साफ है, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? जब ध्वनि को हम लिख देते हैं उस रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन ऐसा ही है, बिल्कुल, वर्ण। अब हम अगला प्रश्न चल देखते हैं। वह ध्वनि या वह मूल ध्वनि जिसके खंड ना हो सकें, ऐसी मूल ध्वनि इसके और खंड या टुकड़े ना हो सकें, उसके कम से कम कोई भी टुकड़े नहीं हो सकते उससे, वो मूल है। इसका पहला ऑप्शन है अक्षर है, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो टुकड़े ना हो सकें, जो मुंह, जब हम मुंह से उच्चरित करते हैं किसी बात चीज को बोलते हैं तो उसको ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि तो मुंह से बोलते हैं तो वो तो मौखिक रूप है, उसके तो टुकड़े करना या देखना वो तो संभव नहीं। तो यहाँ लिखित रूप की दृष्टि से जब हम देखते हैं लिखित रूप से टुकड़े होते हैं या नहीं होते हैं, तो आगे हम इसका विश्लेषण देखते हैं। तो ध्वनियों के लिखित रूप को, लिपि चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि चिन्ह को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। यह वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे आ है, आ के टुकड़े नहीं हो सकते, ई के नहीं हो सकते, का, कालंत लगा हुआ है, खालंत लगा हुआ है, इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। इनमें मात्रा लग करके का, खा में ये अक्षर तो बन सकते हैं, आगे चल के आगे तो बढ़ सकते हैं, इससे फिर कोई इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इससे में कमी नहीं कर सकते। अक्षर, अक्षर का अर्थ उच्चारण की दृष्टि से है कि अक्षर यानी जो क्षर ना हो, अर्थात जिनका विनाश ना हो, जो बिना क्षर किए हुई उच्चरित किए जाए। अक्षर यानी जो क्षर ना हो, जिनका विनाश ना हो, अर्थात जो बिना क्षर हुए ही उच्चरित किए जाए, वे अक्षर होते हैं। वस्तुतः जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक श्वासाघात, एक सांस के आघात में उसे अक्षर कहते हैं। जैसे माँ, मी, मू, मेम, मोम, स्नाम आदि, ये सभी अक्षर हैं। तो ये तो उच्चारण की दृष्टि से अक्षर का मात्रा था। अब यहां लेखन की दृष्टि से, लिखित रूप से स्वर, स्वर होंगे वे पूरे अक्षर होंगे, स्वर अपने आप में अक्षर होते हैं। अथवा स्वर युक्त व्यंजन, व्यंजन में कोई स्वर की मात्रा लगी हुई अक्षर कहलाते हैं। जैसे आ में आ, ये अपने आप में स्वर हैं, तो ये अपने आप में अक्षर हैं। का में आ की मात्रा लगी चुकी हुई है, की में बड़ी की मात्रा लगी है, सभी ये अक्षर हैं ऐसे। तो हम देखते हैं शब्द क्या है। एक अथवा एक से अधिक वर्णों या अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्ण या अक्षर हों
और इनसे स्वतंत्र एवं असार्थक इकाइयों से अक्षर शब्द कहते हैं। वाक्य शब्दों अथवा पदों के समूह की उस इकाई को कहते हैं जो व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण अथवा इसमें क्रिया अवश्य हो। तो शब्द और वाक्य, इसको हम तो पहले भी देखा है। अब इस प्रश्न में चलते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। वह मूल ध्वनि जिसके खंड ना हो सके। तो वो मूल ध्वनि कौन सी है? अक्षर है, अक्षर के खंड हो जाएंगे। शब्द के काफी खंड हो जाएंगे। वाक्य के बहुत सारे खंड हो जाएंगे। इसलिए एक वर्ण ही ऐसा है इसके खंड नहीं हो सकते और खंड नहीं हो सकते। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ण। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है वर्ण। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और उसमें स्वर मिला हुआ हो तो उस रूप को अर्थात उस संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वर्ण, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि, तीसरा ऑप्शन है अक्षर और चौथा ऑप्शन है वाक्य। अब हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। व्यक्त वाक्य का छोटे से छोटा अवयव ध्वनि कहलाता है, जैसा कि पहले का हम देख चुके हैं। ध्वनि के लिखित रूप को लिपि या लिपि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। स्वर अथवा स्वरयुक्त व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। आ का आदि सभी ध्वनियां अक्षर हैं, जैसे पहले देख चुके हैं। वाक्य के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। तो हम इस प्रश्न पर आते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? जैसे हम अभी देखा, व्यंजन और स्वर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। वर्ण तो अपने आप में है ही स्वतंत्र। ध्वनि उच्चारण है। वाक्य पूरा है, ये अक्षरों के समूह को कहते हैं। अक्षरों या शब्दों के समूह को कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा तीसरा अक्षर। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो अपने आप में स्वयं में अक्षर होते हैं क्या कहलाते हैं? इस पर भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, उसमें ये बात आ चुकी है। तो इसका पहला अक्षर है, जो अपने आप में अक्षर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पहला इसका ऑप्शन है वर्ण, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि, तीसरा ऑप्शन है स्वर और चौथा ऑप्शन है व्यंजन। अब हम इस पर चर्चा करते हैं। ध्वनि जैसा कि हम पहले इसको कई बार देख चुके हैं। भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई है। मुंह से उच्चारित का आ का खागा आदि ध्वनियां हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। अब स्वर। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वयं हो, अर्थात बिना किसी दूसरे स्वर की सहायता के स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होता है। स्वर वो वर्ण होते हैं जो इनका उच्चारण स्वयं होता है, इनके लिए किसी दूसरे स्वर की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती, और परंतु जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। तो आगे देखें, स्वर व्यंजनों से मिलकर अक्षर बना सकते हैं। स्वर अपने आप में अक्षर होते हैं और जो व्यंजनों से मिलकर उन व्यंजनों को भी अक्षर बना देते हैं, अर्थात व्यंजन वर्णों को भी अक्षर बना सकते हैं। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण में स्वर की सहायता होती है, अर्थात व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जो अपने आप उच्चर होते हैं, इनके लिए दूसरे स्वर की आवश्यकता नहीं होती, परंतु व्यंजन के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न पर आते हैं। जो अपने आप में अक्षर होते हैं, स्वयं उच्चारित होते हैं, क्या कहलाते हैं? अक्षर। स्वर। जो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अर्थात छठे का ऑप्शन का होगा तीसरा। छठे प्रश्न का ऑप्शन तीसरा सही है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं। भाषा की लघुतम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र एवं सार्थक अर्थयुक्त इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण, वाक्य, शब्द और ध्वनि, इन सब पर हम चर्चा कराए और भी देखते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। व्यक्त वाक्य का छोटे से छोटा अवयव ध्वनि कहलाता है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। एक से अधिक वर्ण या अक्षरों से मिली हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। वाक्य शब्दों अथवा पदों के समूह की उस इकाई को कहते हैं जो व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण हो तथा जिसमें एक क्रिया अवश्य हो। प्रश्न पर आते हैं। तो भाषा की लघुतम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शब्द। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि स्वयं को कहते हैं। ये भी जो सातवां प्रश्न था उसी की तरह है, वो ये सेम, बस थोड़ा लैंग्वेज का, भाषा का अंतर है, सेंटेंस का अंतर है। वर्णमाला, लिपि, शब्द, वाक्य। तो यहाँ शब्द और वाक्य, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं अच्छी तरह से। हम देखते हैं वर्णमाला और लिपि क्या है। चलिए चलते। वर्णों के क्रमबद्ध समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को जो क्रम से व्यवस्थित रूप से उसको प्रस्तुत किया जाता, रखा जाता है, तो उस समूह को, समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। लिपि भाषा का अंकन है। किसी भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, जैसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। शब्द के बारे में भी पहले चर्चा कर सकते हैं काफी, वाक्य के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। अब प्रश्न पर आते हैं। तो अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक स्वतंत्र ध्वनि या ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही दिया, उसको शब्द कहते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन शब्द बिल्कुल सही आंसर है। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी प्रकार का अवरोध उपस्थित नहीं होता है। पहला ऑप्शन है स्पर्श, दूसरा ऑप्शन है घोष, तीसरा ऑप्शन है स्वर और चौथा ऑप्शन है व्यंजन। इन चारों ऑप्शनों के बारे में एक बार चर्चा करते हैं। स्पर्श, स्पर्श का अर्थ है छूना। जिनके उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे का स्पर्श करे, उसको छुए, उसे व्यंजन, कौन सा व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिनके उच्चारण में एक अवयव दूसरे अवयव का स्पर्श करे उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। घोष का अर्थ है नाद या गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करने से स्वरतंत्रियों में नाद या गूंज, झनकृति उत्पन्न हो, उन्हें घोष कहते हैं। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में वायु मार्ग में किसी भी प्रकार की पूर्ण या अपूर्ण रुकावट नहीं होती, अर्थात उच्चारण वायु फेफड़ों से उठकर अबाध रूप से बाहर निकल जाती है, सहज रूप से बाहर निकल जाती है। स्वर के उच्चारण में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती। व्यंजन इस स्वर के बिल्कुल विपरीत है, जिनके उच्चारण में क्या होता है? रुकावट होती है। अर्थात व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में वायु मार्ग में, मुख विवर में पूर्ण या अपूर्ण व्यवधान, रुकावट उपस्थित होता है। तो स्वर में कोई रुकावट नहीं होती और व्यंजन में रुकावट होती है। अब हम प्रश्न में आते हैं। रुकावट का मतलब है बिना अवरोध। रुकावट का मतलब अवरोध। जब रुकावट नहीं होगी तो बिना अवरोध, अर्थात बिना अवरोध को उच्चारण करने वाले क्या कहलाते हैं? वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती, अवरोध उत्पन्न
नहीं होता, या सहज रूप से उच्चारित हो जाते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है में प्रयुक्त कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कुल वर्णों की संख्या है, पहला ऑप्शन है 48, 48, दूसरा ऑप्शन है 44, 44, तीसरा ऑप्शन है 52, 52, चौथा ऑप्शन है 50, 50। इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, एक बार हम हिंदी की वर्णमाला की तरफ दृष्टिपात करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। जैसे सभी जानते हैं, हिंदी में वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। तो हिंदी में स्वर हैं 11, व्यंजन में पहले 25 को स्पर्श में बांटा गया था, तो ये 25 स्पर्श हैं, अंतस्थ हैं 4, ऊष्म हैं 4, 11, 25 और 4 इनको मिला करके 44। 44 मतलब 33 व्यंजन और 11 स्वर। ये तो स्वर और व्यंजन हो गए टोटल 44। और इनमें द्विगुण 2 हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हैं, अयोगवा, अनुसार और विसर्ग ये 2 हैं। कुल मिलाकर के 11, 25, 4, 4, 2, 4 और 2, ये 4 हैं। ये कुल मिलाकर के 52 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर के 52 वर्ण होते हैं। अब ऑप्शन पर आते हैं, तो 52 वर्ण का कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन में 48, दूसरे में 44, तीसरे में 52। ये मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। आगे इससे आगे कितने वर्ण होते हैं, उन वर्णों का वर्गीकरण क्या है, स्वरों उनका विभाजन, वर्गीकरण, प्रकार हम आगे के प्रश्नों में समझेंगे। 10 प्रश्न करके अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि लंबी ज़्यादा वीडियो हो जाएगी, अपलोडिंग में उसमें समस्या आती है। तो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी वर्णमाला। और इस तरीके से इसी श्रृंखला में हम सारे टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।